नटवर लाल बड़ा ही चालाक ठग था और हमेशा ठगी के नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगता था। नटवर लाल भेष बदलने में भी बड़ा माहिर था, इसलिए वह आसानी से पकड़ में नहीं आता था। एक दिन वह सड़क पर जा रहा था। सामने से आते तांगे को देखकर उसने आवाज लगाई, तांगे वाली, ओ तांगे वाली। तांगे वाले ने अपना तांगा रोका और बोला, कहाँ जाओगे लाला जी? शिवपुर जाना है, कितने पैसे लोगे? बस 5 रुपए दे देना। लेकिन 5 रुपए तो ज्यादा हैं। बैठना है तो बैठो, नहीं तो मैं टांगा आगे बढ़ाता हूँ। मजबूरी में नटवर लाल टांगे की पिछली सीट पर बैठ गया और टांगे वाले ने टांगा आगे बढ़ा दिया। कम बखत ने 1 रुपए के काम के 5 रुपए मांग लिए। कोई बात नहीं, इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखे। हीरे की अंगूठी लगती है, अगर मेरे हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। और फिर उस तांगे वाले को सबक सिखाने के लिए अपनी योजना अनुसार नटवर लाल बार बार अपने हाथ में पहने सोने की अंगूठी से खेलने लगा। कभी उसे उतारता और कभी पहन लेता। थोड़ी देर बाद उसने तांगे वाले की नजर बचाकर अंगूठी जेब में डाल ली और चिल्लाया, तांगे वाले, तांगा रोको, मेरी अंगूठी गिर पड़ी, जल्दी से रोको। तांगे वाला अपनी सवारी को अंगूठी से खेलते हुए देख चुका था, इसलिए उसे जरा भी शक न हुआ। उसने तुरंत तांगा रोक दिया। क्या अंगूठी टांगे में गिरी है? नटवर लाल टांगे से उतरकर जैसे ही सीट के नीचे देखने लगा, तांगे वाले ने घोड़े को चाबुक मारा और तेजी से तांगा आगे बढ़ा दिया और सोचने लगा, आहा, अब ये सोने की अंगूठी मेरे हाथ लगेगी। उधर नटवर लाल टांगे वाले को जाता देखकर बड़ा खुश हुआ और जेब से अंगूठी निकालकर बोला, अंगूठी की लालच में किराया भी छोड़ गया। वाह, मुफ्त में तांगे की सवारी करके बड़ा मजा आ गया। फिर वह जैसे ही गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ा, उसे सामने से एक बारात आती दिखाई दी। बड़ी जोर की भूख लगी है, क्यों ना आज दावत उड़ाई जाए। नटवर लाल उस बारात में शामिल हो गया और बड़ी शान से दूल्हे की घोड़ी के साथ साथ चलने लगा। उसने बारातियों के साथ बैठकर खूब पकवान और मिठाई खाई। वाह, मजा आ गया, बड़े दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन उड़ाने का मौका हाथ लगा। उधर तांगे वाला जब काफी दूर निकल गया तो उसने अपना तांगा रोका और तांगे का कोना कोना छान मारा। अंगूठी तो यहाँ कहीं भी नहीं है। जब उसे टांगे की सीट के नीचे अंगूठी नहीं मिली तो वह अपने आप को कोसने लगा। अंगूठी के लालच में 5 रुपए भी छोड़ आया, लानत है मुझ पर। तभी तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। इधर नटवर लाल खाने के बाद भेष बदलकर भंडार घर जा पहुंचा और वहां बैठे व्यक्ति से बोला, चाचा जी कह रहे हैं कि आप भी खाना खा लीजिए, उतनी देर में यहाँ की देखभाल करता हूँ। शादी की भीड़ भाड़ में सबको पहचानना मुश्किल होता है, इसलिए भंडार घर को संभालने वाला व्यक्ति भंडार घर की चाबियां नटवर लाल को सौंपते हुए बोला, यह लीजिए भंडार घर की चाबियां, मैं खाना खाकर अभी आता हूँ। नटवर लाल ने एक टोकरे में खूब सारी मिठाइयां भर ली। आज भर पेट मिठाई खाऊंगा और बच्चों को भी खिलाऊंगा। थोड़ी देर बाद उसने टोकरी को ले जाकर मकान के पिछवाड़े की झाड़ियों में छिपा दिया। अभी यहाँ झाड़ियों में छिपा देता हूँ, घर जाते समय यहाँ से लेकर खिसक जाऊंगा। जब भंडार का संभालने वाला व्यक्ति लौटकर आया तो नटवर लाल ने उससे कहा, चाचा जी ने एक खाली टोकरा और शहद की बोतल मंगवाई थी, लाइए मैं ले जाता हूँ। अभी देता हूँ। नटवर लाल खाली टोकरा और शहद से भरी बोतल लेकर सीधे उस घर के पिछवाड़े पहुंचा। अब इस टोकरी में गीली मिट्टी भरकर पत्तलों से अच्छी तरह ढक देता हूँ। थोड़ी देर बाद, अब दोनों टोकरे एक जैसे लग रहे हैं, कहीं मैं ही धोखा न खा जाऊं कि किसमें मिट्टी है और किसमें मिठाई। नटवर लाल ने दोनों टोकरे सिर पर रखे और शहद की बोतल हाथ में पकड़कर चलने लगा। टोकरे तो बड़े भारी है, सड़क तक पहुंचते पहुंचते तो दम निकल जाएगा। नटवर लाल को झाड़ियों के पीछे से निकलते देख एक व्यक्ति उसके पीछे पीछे चलने लगा। इस व्यक्ति के पास जरूर चोरी का माल है, जिसे इसने झाड़ियों में छिपा रखा था। यह माल किसी न किसी तरह पार करना है। जब अजनबी को अपने पीछे आते देख नटवर लाल ने उसे डपटते हुए कहा, कौन है तू, मेरे पीछे क्यों आ रहा है? वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर कुली हूँ, सोचा आपके पास बोझ है सो मजदूरी के लालच में आ रहा हूँ। क्या हर्ज है अगर टोकरे इससे उठवा दूं? नटवर लाल ने दोनों टोकरे उस व्यक्ति के सिर पर रख दिए और बोला, संभल कर ले चल, कहीं गिरा मत देना। बहुत अच्छा हुजूर। वह दोनों टोकरे सिर पर रखकर नटवर लाल के पीछे पीछे चलने लगा। हुजूर, इन टोकरों में क्या भरा है? तुम्हें इससे क्या मतलब है? कहीं इन्हें गलती से खोल मत बैठना, वरना पछताना पड़ेगा। ऐसी क्या चीज है हुजूर?
इसमें शहद के बीज है। यह सुनकर कुली भौचक्का होकर बोला, शहद के बीज? भला शहद के बीज भी होते हैं? नटवर लाल ने झटपट बात बनाकर कहा, अबे उल्लू, इसमें मधुमक्खियां है, मधुमक्खियां, वे शहद ही तो पैदा करती है। कहते हुए नटवर लाल ने पोटली में से शहद की बोतल निकाल ली। तभी कुली ने बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर, इस बोतल में क्या है? इसमें शहद है। जिस छत्ते से मधुमक्खियां लाया हूँ वहीं से शहद भी निकाला था। ले, इसे भी उठा ले। कुली टोकरी और बोतल को उठाए तेज कदमों से चलकर आगे बढ़ गया। यह देखकर नटवरलाल बोला, तू बेशक जल्दी जल्दी चल, शहर जाने वाली सड़क पर पहुंचकर मेरा इंतजार करना, मैं धीरे धीरे आता हूँ। अच्छा हुजूर। कुली जैसे ही नटवरलाल से काफी दूर निकल आया तो उसने एक पेड़ के नीचे टोकरी को उतार कर रखा और सोचने लगा, भला यह आदमी मधुमक्खियों का क्या करेगा? मुझे तो लगता है इसने झूठ बोला है ताकि मैं मधुमक्खियों के डर से टोकरे खोलकर माल हजम न कर जाऊं। फिर बोतल उठाकर उसे खोलते हुए सोचने लगा, पहले बोतल खोलकर देखता हूँ इसमें शहद है या नहीं, इसी से पता चल जाएगा कि उसने झूठ बोला है कि सच। कुली ने बोतल खोलकर उसे अपनी हथेली पर उड़ेला और चखने लगा। वाह, क्या मिठास है। अब उसका माथा ठनका। यह तो शहद ही है। हो सकता है उसने सच बताया है कि टोकरे में मधुमक्खियां हैं। फिर भी एक बार टोकरों को खोलकर देखने में क्या हर्ज है। लेकिन कहीं सचमुच मधुमक्खियां हुई तो उनसे बचना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से खिसकने में ही भलाई है। सिर्फ मजदूरी के लालच में या बोझ ढोने से क्या लाभ। मैं तो माल को खिसकाने के लालच में आया था। कुली सामान को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद नटवरलाल उस पेड़ के पास पहुंचा तो वहां शहद की बोतल और मिठाई का टोकरा ज्यों का त्यों पड़ा था, पर कुली का कहीं पता न था। लगता है मेरी तरकीब काम कर गई। मधुमक्खियों के डर से टोकरा खोलने की हिम्मत नहीं हुई उसकी। चलो, यहाँ तक तो बोझा पहुंच ही गया, सड़क पर पहुंचते ही तांगा मिल जाएगा। फिर वह दोनों टोकरे लेकर सड़क के किनारे जा खड़ा हुआ। तभी दूर से एक तांगा आता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही तांगा पास आया तो नटवरलाल तांगे वाले को देखकर चौंक पड़ा। बाप रे, यह तो सुबह वाला तांगे वाला ही है, कहीं मुझे पहचान न ले। नटवरलाल ने भेष बदल रखा था, इसलिए तांगे वाला उसे पहचान नहीं पाया। नटवरलाल दोनों टोकरे लेकर पीछे बैठ गया। रास्ते में तांगा चलाते हुए तांगे वाले को मिठाई की महक आई तो वह सोचने लगा, मिठाई काफी बढ़िया लगती है, इसकी महक से ही मुंह में पानी आ रहा है। जैसे ही टांगा नटवरलाल के घर के निकट पहुंचा तो वह बोला, बस बस यही रोक दो, यहाँ से मेरा घर नजदीक पड़ेगा, जिससे मिठाई की टोकरी पहुंचाने में आसानी रहेगी। तांगा तो रुका तो नटवरलाल उतरा और टोकरे उठाते हुए बोला, सुनो तांगे वाले, मैं इसे छोड़कर अभी आता हूँ, तुम दूसरे टोकरे का ख्याल रखना। नटवरलाल टोकरा उठाए सामने की गली में घुस गया। काफी देर बाद भी जब नटवरलाल दूसरा टोकरा लेने नहीं आया तो तांगे वाला सोचने लगा, लगता है आज किराए के बदले में यह टोकरा ही हाथ लगेगा। चलो, फिर भी अंगूठी की तरह घाटे का सौदा तो नहीं रहेगा, कुछ तो हाथ लगा। आखिर जब तांगे वाला इंतजार करते करते थक गया तो वह पिछली सीट पर रखे टोकरे को खोलकर देखने लगा। लगता है काफी माल भरा है इसमें, मेरे मुंह में तो पानी आ जा रहा है। जैसे ही उसने टोकरे के ऊपर से पत्तल हटाई तो टोकरे में मिट्टी भरी देखकर उसने अपना सिर पीट लिया। हाय, इस बार फिर ठगा गया, आज तो एक पैसा भी आमदनी नहीं हुई। उधर नटवरलाल मिठाई उठाए हुए अपने घर की तरफ चला जा रहा था। आज तो तांगे वाला पहले अंगूठी के लालच में किराया छोड़कर भाग गया था और अब मिठाई के बदले मिट्टी हाथ लगेगी, बेचारा। एक दिन नटवरलाल पड़ोस के शहर जा पहुंचा। उसने व्यापारी का भेष बना रखा था और बाजार में घूम रहा था। घूमते घूमते वह शहर के प्रसिद्ध जौहरी की दुकान में जा पहुंचा। आइए आइए सेठ जी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? नटवरलाल ने एक थैली में से हीरे निकालकर अपनी हथेली पर रखे और जौहरी के सामने हाथ बढ़ाकर बोला, देखिए जौहरी जी, असली हीरे लाया हो, बोलो क्या दाम लगाते हो इनका? जौहरी बड़ा पारखी था, उसने हीरों को उलट पुलट कर देखा और फिर बोला, ये हीरे नकली हैं। ये हीरे असली हैं जौहरी जी, पूरे संसार में इतने कीमती हीरे आपको कहीं नहीं मिलेंगे।
आपकी परख गलत है, शायद आपको असली हीरे देखने का अवसर नहीं मिला है। यह सुनकर जौहरी उत्तेजित हो उठा और बोला, क्या कहा? अभी दिखाता हूँ असली हीरे किसे होते हैं। जौहरी के दूसरे कमरे में जाने के बाद नटवरलाल सोचने लगा, वो मारा, फंस गया जाल में। जब जौहरी लौट कर आया तो उसके हाथ में छोटी सी परंतु बड़ी सुंदर संदूकची थी। जौहरी ने संदूकची नटवरलाल के सामने खोलते हुए कहा, ये देखो असली हीरे, अच्छी तरह देख लो, शायद तुम्हें असली हीरे दिखने का मौका ना मिला हो। असली हीरे देखकर नटवरलाल की आंखें चौंधिया गईं। वह मन ही मन उन्हें उड़ाने की योजना सोचने लगा। वाह, असली हीरो की चमक से आंखें चौंधिया रही हैं, लेकिन अब ये मेरे हाथ कैसे लगे? अगले दिन नटवरलाल भेष बदलकर जौहरी के पास फिर आया। जौहरी जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। किस बारे में? आपके हीरे कल चोरी चले गए हैं। क्या कहा? यह कैसे हो सकता है? कल आपके पास एक व्यक्ति हीरे लेकर आया था या नहीं? आया था, लेकिन वो हीरे तो नकली थे। और आपने उसे अपने असली हीरे दिखाए थे? हाँ, दिखाए तो थे, लेकिन उन्हें तो मैंने अपनी संदूकची में संभाल कर रख दिया था। जौहरी के इतना कहते ही नटवरलाल ने अपने झोले में से एक संदूकची बाहर निकाली और बोला, जौहरी जी, इस संदूकची को आप पहचानते हैं? यह खाली संदूकची उस व्यक्ति ने मुझे दी है जो कल यहाँ हीरे लेकर आया था। वह संदूकची जौहरी के हीरो की संदूकची से हूबहू मिलती थी। यह देखकर जौहरी का पसीना छूटने लगा। ये कैसे हो सकता है? वह लपक कर दुकान के भीतर गया और जब वह बाहर आया तो उसके हाथ में संदूकची थी। उसे दिखाते हुए जौहरी बोला, मेरी संदूकची तो यह रही, लगता है उस व्यक्ति ने तुम्हें चकमा दिया है। तभी नटवरलाल ने अपनी जेब में से कपड़े में लिपटा चूहा बाहर निकाला और जौहरी की तरफ उछाल दिया। चूहे को देखकर जौहरी उछल कूद मचाने लगा। अरे बाप रे, इतना मोटा चूहा यह कहां से आ गया? जौहरी की हड़बड़ाहट का फायदा उठाते हुए नटवरलाल ने हीरो की संदूकची बदल दी। जौहरी को इसका पता नहीं चला। चूहे के भाग जाने के बाद जौहरी ने अपने पास रखी संदूकची उठाई और बोला, अब तो विश्वास हो गया, धोखा तुमने खाया है। नटवरलाल ने असली हीरो की संदूकची संभालते हुए कहा, कमबख्त ने मुझे ही धोखा दे दिया, अभी जाकर पकड़ता उस धोखेबाज को। नटवरलाल असली हीरो की संदूकची लेकर वहां से चलता बना। जौहरी की दुकान के बाहर खड़े एक अन्य ग्राहक ने नटवरलाल को जेब में से चूहा निकालकर जौहरी पर छोड़ते और संदूकची बदलते देख लिया था, इसलिए हीरो के लालच में वह भी नटवरलाल के पीछे पीछे चल पड़ा। इस मक्कार से हीरे लेने चाहिए। नटवरलाल अपने एक मित्र के यहाँ जा पहुंचा। उसके मित्र का मकान ऊंची ऊंची मजबूत दीवारों का बना हुआ था। यह देखकर नटवरलाल ने सोचा, यहाँ कुछ दिन आराम से रह सकता हूँ। इतनी ऊंची ऊंची दीवारों को लांघकर कौन चोर अंदर घुस पाएगा। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति भी नटवरलाल का पीछा करता हुआ वहीं आ पहुंचा। नटवरलाल को मजबूत ऊंची दीवारों के बने मकान के अंदर जाते देखकर सोचने लगा, इसमें घुसकर हीरो पर हाथ साफ करना भी आसान काम नहीं है, लेकिन कोई न कोई तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा। उसने बाजार से बड़ी बड़ी कीले और हथौड़ा खरीदा। कीले और हथौड़ा लेकर वह ठीक रात को 11:45 बजे उस मकान के पिछवाड़े जा पहुंचा। जैसे ही घंटाघर की घड़ी ने 12 के घंटे बजाना शुरू किया, मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। उस व्यक्ति ने हर दीवार के साथ कीले ठोकना शुरू कर दिया। 12 टंकारों के साथ उसने पूरी दीवार पर कीले गाड़ दी और वह खिड़की के पास पहुंच गया। अब अंदर घुसने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने इधर उधर देखा और फिर खिड़की से अंदर कूद गया। मकान में बिल्कुल सन्नाटा था। यहाँ तो एकदम सन्नाटा है, लगता है सब लोग गहरी नींद सो रहे हैं। उसे तो नटवरलाल की तलाश थी। वह प्रत्येक कमरे की खिड़की से झांक कर उसे ढूंढने लगा। यहाँ भी नहीं है। एक कमरे की खिड़की के अंदर झांकते ही उसका चेहरा खिल उठा। सामने नटवरलाल सोया हुआ था। अच्छा, तो जनाब यहाँ सो रहे हैं। वह चुपके से खिड़की के रास्ते कमरे में घुस गया। नटवरलाल हीरो की संदूकची अपने सिर के नीचे रखकर सो रहा था। यह देखकर वह व्यक्ति सोचने लगा, वाह, क्या शानदार और कीमती तकिया लगा रखा है। वह व्यक्ति कमरे में इधर उधर कुछ खोजने लगा।
तभी उसकी नजर कोने में रखी एक ईंट पर पड़ी। चलिए, तकिए का इंतजाम भी हो गया। उसने ईंट को उठाकर एक कपड़े में लपेटा। तकिया नरम और गुदगुदा होना चाहिए। वह कपड़ों में लिपटी ईंट लेकर सोए हुए नटवरलाल के पास पहुंचा। फिर उसने अपनी जेब से नस्वार की डिबिया निकाली और थोड़ी सी नस्वार नटवरलाल की नाक के आगे लगा दी। नस्वार चढ़ते ही नटवरलाल को छींक आ गई। छींक आने के साथ ही नटवरलाल की गर्दन उठी तो उस व्यक्ति ने लपक कर हीरो की संदूकची खींच ली और उसकी जगह ईंट रख दी। ले बेटा, अब आराम से सो। अब इस संदूकची का तकिया मैं बनाऊंगा। संदूकची उठाकर वह जिस रास्ते आया था उसी रास्ते से नीचे उतर गया। यह नटवरलाल का बच्चा अपने आप को होशियार समझता था। आज बच्चू को मेरी होशियारी का पता चलेगा तो अपना माथा पीट लेगा। फिर पलक झपकते ही वह चंपत हो गया। उस व्यक्ति के कमरे से बाहर जाते ही नटवरलाल ने आंखें खोल दी। वह लेटे लेटे मुस्कुरा रहा था। नटवरलाल ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। फिर नटवरलाल ने उठकर अपने जूते में से हीरे निकालते हुए अपने आप से कहा, वाह क्या चकमा दिया है बच्चों को। दूसरे दिन ठग ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर जब हीरो की संदूकची खोलकर देखी तो वह खाली थी। उसने अपना माथा पीट लिया। धत्तेरी की, मुझे भी धोखा हो गया। उधर जौहरी को जब पता चला कि उसके असली हीरे गायब किए जा चुके हैं तो वह राजा पोपट सिंह के दरबार में पहुंचा। महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ? सब बताओ। जौहरी बोला, महाराज, मैं एक जौहरी हूँ। आपकी राजधानी में मेरी दुकान है। फिर जौहरी ने नटवरलाल की ठगी का सारा किस्सा बयान कर दिया और कहा, महाराज, मुझे मेरे हीरे वापस दिलाइए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा हुजूर। मुझे शक है इस धोखाधड़ी में नटवरलाल का ही हाथ है। महाराज पोपट सिंह ने भरे दरबार में घोषणा की, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया जाए कि जो भी नटवरलाल को पकड़ कर आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अगले दिन गली गली में ढिंडोरा पीटकर राजा का ऐलान सुनाया गया। सुनिए सुनिए सुनिए, राजा पोपट सिंह का ऐलान है कि जो भी नटवरलाल को पकड़ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। नटवरलाल ने भी यह घोषणा सुनी। अगले दिन नटवरलाल घोड़ों के व्यापारी का भेष बनाकर राजा के पास पहुंचा। उसके पास 2 घोड़े थे। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं ये घोड़े विशेष तौर पर आपके लिए लाया हूँ। इनसे बढ़िया घोड़े पूरे संसार में नहीं मिलेंगे। राजा घोड़े देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, इसमें कोई शक नहीं है कि घोड़े बड़ी अच्छी नस्ल के हैं। इन्हें मैं अपने पास रख लेता हूँ। व्यापारी मने नटवरलाल ने कहा, महाराज, इनकी देखभाल के लिए मैं अपना आदमी भेज दूंगा। ठीक है। अगले दिन नटवरलाल भेष बदलकर राजा के पास आया और राजा से बोला, महाराज, मुझे घोड़ों के देखभाल के लिए व्यापारी ने भेजा है। ठीक है, तुम्हारे ठहरने का प्रबंध यही राजमहल में कर दिया जाएगा। उसके बाद नटवरलाल वही राजमहल में रहने लगा। राजमहल में रहने वाले पर शक करने का सवाल ही नहीं उठता था, इसलिए नटवरलाल निश्चिंत था। राजमहल में रहने का मौका कब कब मिलता है, थोड़े दिन चैन की बंसी बजेगी। काफी दिन बीतने पर भी जब हीरो के ठग को पकड़ा नहीं जा सका तो राजा पोपट सिंह ने अपने सबसे चतुर 4 सिपाहियों को इस काम के लिए नियुक्त किया। राजा ने उन्हें आदेश दिया, जाओ, जितनी जल्दी हो सके नटवरलाल को गिरफ्तार कर लाओ। नटवरलाल को जैसे ही इस बात का पता चला तो वह ज्योतिषी का भेष बनाकर सिपाही के घर जा धमका। ज्योतिषी को देखकर सिपाही की पत्नी ने भविष्य बताने के लिए कहा, ज्योतिषी जी, हाथ देखकर भविष्य तो बताइए। नटवरलाल ने सिपाही की पत्नी का हाथ देखते हुए कहा, आज तुम्हारे घर पर एक ठग आएगा, लेकिन वह साधु के भेष में होगा। वह घर में घुसने का प्रयत्न करेगा, लेकिन उसे किसी भी सूरत में घर में मत घुसने देना। वह यह भी कहेगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। उसे मारकर भगाने में ही तुम्हारी भलाई है। उसके बाद नटवरलाल बारी बारी से बाकी सभी सिपाहियों के घर गया और उनकी पत्नियों को भी यही पाठ पढ़ाया। उस रात एक गली में हलवाई जैसे ही अपनी दुकान बंद करके अपने घर सोने गया, नटवरलाल दुकान खोलकर पकौड़ियां तलने लगा। वाह,
गरम गरम पकौड़िया। चारों सिपाही नटवर लाल को खोजते खोजते उसी गली में जा पहुंचे। आधी रात को हलवाई की दुकान खुली देखकर वे हैरान रह गए। एक सिपाही ने पूछा, जुबे इस समय दुकान कैसे खोलकर बैठा है? हलवाई बने नटवर लाल ने सिपाही की बात अनसुनी करते हुए कहा, हुजूर देखिए कितनी कड़ाके की ठंड है, गरम गरम पकौड़िया खाकर दूर कर लीजिए, ये पकौड़िया बड़ी ही स्वादिष्ट है। सिपाहियां पकौड़ियों का लालच नहीं छोड़ सके और दुकान पर बैठकर पकौड़ियां खाने लगे। वाह, पकौड़ियां तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मजा आ गया। नटवर लाल ने पकौड़ियों में नशे की दवा मिला रखी थी। पकौड़ियां खाते ही सिपाही नशे में बेहोश हो गए। नटवर लाल ने तुरंत ही चारों सिपाहियों की वर्दी उतार ली। चले हैं नटवर लाल को पकड़ने। फिर उसने उनके शरीर और बालों पर राख मल दी। उसके बाद वह उनके कपड़े लेकर और वहां पर भगवे कपड़े रखकर 9-2-11 हो गया। अरे बाप रे, यह क्या हाल हो गया हमारा। यह तो अच्छा हुआ कि भगवा कपड़े रखे हैं, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के लिए काबिल न रहते। ठंड से तो जान निकली जा रही है। अगर महाराज को पता चल गया तो हमारी खाल खिंचवा देंगे। सिपाहियों ने भगवा कपड़े पहने और अपने घर पहुंचे तो पत्नियों ने उन्हें ठग साधु समझकर उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अरे यह क्या करती हो, मुझे पहचानो, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। सिपाहियों ने मकान की ओट में छिपकर अपनी जान बचाई। कहीं हमारी बीवियों को भी किसी ने भांग तो नहीं खिला दिया। जब राजा को अपने सिपाहियों की करतूत पता चली तो उन्होंने उन्हें कड़ा दंड दिया और नटवर लाल को पकड़ने का जिम्मा अपने मंत्री फोकट सिंह को सौंपते हुए कहा, नटवर लाल ठग को पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाती है। जो आज्ञा महाराज। नटवर लाल को यह खबर मिली तो उसने उसी रात एक बुढ़िया का भेष बनाया और एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठकर चक्की पीसने लगा। नटवर लाल की खोज में निकले मंत्री फोकट सिंह ने जब बुढ़िया को रात में चक्की पीसते देखा तो वह घोड़े से उतरकर बुढ़िया के पास पहुंचा। बूढ़ी माँ, इतनी रात को चक्की क्यों चला रही हो? क्या करो अन्नदाता, रात के अंधेरे में चोर ठग डाकू अपने घोड़ों के लिए चने पिसाने आ जाते हैं और उसके बदले में मुझे काफी पैसे मिल जाते हैं। यह सुनकर मंत्री ने बुढ़िया को बताया कि वह नटवर लाल को ढूंढने निकला है। फिर बोला, बुढ़िया माँ, यदि आप नटवर लाल को पकड़वा दे तो मैं आपको माला माल कर दूंगा, फिर बुढ़ापे में आपको काम करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। बुढ़िया बोली, फिर आप अपने घोड़े को यहाँ से दूर बांध दीजिए। आपको अपने कपड़े बदलकर मेरे कपड़े पहनकर मेरी जगह बैठना होगा। जैसे ही नटवर लाल आ जाए आप उसे पकड़ लेना। मंत्री ने सोचा कि किसी तरह नटवर लाल पकड़ में आ जाना चाहिए। उसने बुढ़िया के कपड़े पहने और बैठकर चक्की पीसने लगा। नटवर लाल पकड़ में आ जाए तो महाराज मुझे माला माल कर देंगे। उधर नटवर लाल मंत्री का घोड़ा और कपड़े लेकर अंधेरे में गायब हो गया। मंत्री जी बैठकर चक्की पीसते रहो, मैं तो चला। रात भर मंत्री नटवर लाल की राह देखता रहा। जब सुबह होने लगी तो मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। लगता है नटवर लाल मुझे भी बेवकूफ बना गया, अब क्या करूं? मंत्री मुंह छुपाते हुए बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचा। राजा ने अपने मंत्री को खूब डांटा फटकारा और दरबार में घोषणा की, तुम सब नालायक हो, एक मामूली से ठग को नहीं पकड़ सके, मैं स्वयं नटवर लाल के बच्चे को पकड़ कर दिखाऊंगा। फिर राजा ने घोड़ों की देखरेख के लिए तैनात नटवर लाल को बुलाकर कहा, आज एक घोड़े को खूब अच्छी तरह खिला पिला कर तैयार रखो, मैं स्वयं नटवर लाल को पकड़ने जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। नटवर लाल ने इस बार धोबी का भेष बनाया और शाम ढले नदी किनारे पहुंच गया। फिर उसने अपने आकार का एक रुई का पुतला बनाया और झाड़ियों में छिपा दिया। बस महाराज के पहुंचते ही मैं अपना नाटक शुरू कर दूंगा। रात के अंधेरे में जब राजा नदी के घाट पर पहुंचा, वहां एक धोबी को कपड़े धोते देखकर पूछा, क्यों भाई इस समय कपड़े क्यों धो रहे हो? अन्नदाता, अब मैं आपसे क्या छिपाऊं? दरअसल इस समय मैं चोर डाकों के कपड़े धोता हूं। वे आधी रात के बाद ही कपड़े धुलवाने आते हैं। मुझे भी एक ठग की तलाश है, यदि तुम उसे पकड़वा दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी दौलत इनाम में दूंगा। नटवर लाल ने कहा, अन्नदाता,
जैसे ही नटवरलाल आएगा मैं जोर जोर से बातें करने लगूंगा। आप हमारी बातचीत सुनकर यहाँ आकर उसे पकड़ लीजिएगा। राजा ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांध दिया और स्वयं अंधेरे में छिपकर खड़ा हो गया। देखता हूँ यह नटवरलाल अब मेरे हाथों से कैसे बचकर निकलता है। थोड़ी देर बाद नटवरलाल ने झाड़ियों में से रुई का पुतला निकाला और उससे बात करने के अंदाज में ऊंचे स्वर में बोला, आइए आइए, बड़े दिनों बाद आए हो नटवरलाल जी, कहाँ रहे इतने दिन। फिर नटवरलाल ने आवाज बदलकर कहा, क्या बताओ, जब से इस जौहरी के हीरे चुराए हैं तब से तुम्हारा राजा मेरे पीछे पड़ा है। मैंने सुना है कि वह मुझे पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ कोशिश कर रहा है। धोबीमने नटवरलाल की आवाज सुनकर राजा चौकन्ना हो गया। अभी बताता हूँ तुझे नीच, अब तू बचकर कहाँ जाएगा। नटवरलाल ने राजा को अपनी ओर आते देखा तो उसने तुरंत रुई के पुतले को पानी में फेंक दिया। जैसे ही राजा नटवरलाल के पास पहुंचा तो नटवरलाल बोला, महाराज वो ठग तो पानी में कूद पड़ा, वह देखिए। यह सुनकर राजा भी पानी में कूद गया और तेजी से तैरने लगा। आज यह नटवरलाल का बच्चा मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। आखिरकार राजा ने पानी में छिपे ठग को पकड़ ही लिया, लेकिन जब राजा ने अपने हाथों में पुतला देखा तो वे शर्म से पानी पानी हो गए। अरे यह तो रुई का पुतला है। ओह, नटवरलाल मुझे भी मूर्ख बना गया। राजा ने पानी से बाहर निकलकर देखा तो नटवरलाल उनका घोड़ा लेकर वहां से रफू चक्कर हो चुका था। अगले दिन राजा ने घोषणा की, यदि नटवरलाल खुद ही मेरे सामने आ जाए तो उसे मैं क्षमा कर दूंगा और सजा के बदले मुंह मांगा इनाम दूंगा। नटवरलाल घोड़े के रखवाले के भेष में राज दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, जिसकी आपको तलाश थी मैं ही वह नटवरलाल हूँ। क्या? नटवरलाल? यह देखकर राजा सहित पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। राजा को एक बार तो विश्वास ही नहीं आया। उन्होंने पूछा, क्या सचमुच तुम ही नटवरलाल हो जिसकी हमें तलाश है, लेकिन इसके लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत करो। नटवरलाल ने अपनी पगड़ी उतारकर उसमें से एक छोटी सी पोटली निकाली और राजा की ओर बढ़ाते हुए बोला, महाराज ये देखिए हीरे जिन्हें मैंने जौहरी से ठगा था। आप जौहरी को बुलाकर इनकी पहचान करवा सकते हैं। नटवरलाल ने आगे कहा, महाराज मुझे अपने ठिकाने तक जाने की मोहलत तो दे दे, मैं और भी कई प्रमाण दिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, हमारे सिपाही तुम्हारे साथ जाएंगे। नटवरलाल सिपाहियों के साथ अपने ठिकाने पर गया और जब राज दरबार में लौट कर आया तो उसके हाथों में ढेर सारे कपड़े थे। पीछे पीछे सिपाही दो घोड़ों को लगाम से पकड़कर ला रहे थे। नटवरलाल कुछ कपड़े आगे बढ़ाते हुए बोला, महाराज इन कपड़ों को पहचानिए, ये आपके उन सिपाहियों की वर्दियां हैं जिन्हें आपने मुझे पकड़ने के लिए भेजा था। फिर दूसरे कपड़े उठाकर बोला, और यह शाही पोशाक को तो आप अवश्य ही पहचानते होंगे महाराज, यह आपके मंत्री जी की पोशाक है जो मुझे पकड़ने आए थे। घोड़ों को आगे करते हुए नटवरलाल बोला, महाराज इन दोनों घोड़ों में से एक घोड़ा आपका है और एक मंत्री जी का है। नटवरलाल द्वारा इतने सारे प्रमाण देने पर राजा, मंत्री और सिपाही बड़े शर्मिंदा हुए। तब राजा ने कहा, नटवरलाल हम तुम्हारी होशियारी और चालाकी के बारे में जानकर तुम्हारी बुद्धि के कायल हो गए। अगर तुम अपनी इसी बुद्धि को देश की सेवा में लगाओ तो देश को बड़ा लाभ होगा। नटवरलाल हाथ जोड़कर बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी महाराज, अब मैं भविष्य में मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा और अपना समय दीन दुखियों की सेवा में लगाऊंगा। शाबाश। नटवरलाल की कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए राजा पोपट सिंह ने उसे अपना प्रमुख गुप्तचर नियुक्त किया। नटवरलाल ने अपनी चितराई से अपने जीवन काल में कई चोर, डाकुओं और ठगों को गिरफ्तार करवाया।